हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन करेंगे कल के दिन के करंट अफेयर का, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 अप्रैल को। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने कल पढ़ा था राष्ट्रपति जी जो हैं ये कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्टी सेल थेरेपी का उद्घाटन की हैं आईआईटी बॉम्बे में। और फोर्ब्स के द्वारा जारी बिलियनियर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड। और इसके अलावा जापान ने दक्षिण कोरिया के पर्यटकों यहाँ पर इंडिया रहेगा, इंडिया के पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की हुई है। इसको सही कर लीजिएगा, ये वन लाइनर में भी गलत चला गया होगा। चलिए तो ये इंडिया रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखना, कल की वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाया गया था। कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया, ये दक्षिण कोरिया का सूर्य था। और ये वाला ऑप्शन यहाँ शिफ्ट हो गया था शायद। किस मंत्रालय ने माई सीजीएस आईओएस ऐप लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है। टाटा इंटरनेशनल का नया एमडी चुना गया है राजीव सिंघल को। और भारत ने अपना पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा है 2029-30 तक। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अप्रैल 2024 में मागुरेले लेजर जो है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बन गया है। ये है रोमानिया का। और दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जुआन वेसेंट पेरेज, इनका निधन हो गया है 114 वर्ष की उम्र में। वेनेजुएला के ये रहने वाले थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में क्विकली रिवीजन। बात करेंगे अब आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले इसकी पीडीएफ और क्विज अगर आपको चाहिए तो एमजेटी ऐप का रुख कीजिए। बहुत ही शानदार ऐप है और बहुत ही आसानी से आपको पीडीएफ, क्विजेस सारा कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में मिलने वाले हैं आपको एमजेटी ऐप पर, ठीक है ना। और मंथली, डेली बहुत सारे प्रकार के क्विजेज आप वहां पर लगा सकते हो। स्टैटिक जीके, साइंस वगैरह के भी क्विज लगाया करो, उसको मत इग्नोर किया करो, वहां पर उसको भी लगा सकते हो आप। आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस दोस्तों 5 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, नेशनल मैरीटाइम डे। तो ये समुद्री दिवस है ये, और समुद्र में भारत का वर्चस्व कितना है, बढ़त कितनी है, इसको कैसे बरकरार रखना है, समुद्री सुरक्षा कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, इन सब के प्रति एक अवेयरनेस या कहें एक डेडिकेटेड दिवस है ये। अच्छा, एक और जरूरी बात, अभी पिछले दिनों में इंडियन नेवी के कारनामे आपने बहुत सारे देखे, चाहे वो ऑपरेशन संकल्प हो या बहुत सारे ऑपरेशन हो, जिसके तहत हम लोगों ने अपनी इंडियन नेवी के जो मार्कोस कमांडो हैं उन्होंने जा जा करके बहुत सारे समुद्री लुटेरों को कपड़े उतरवा उतरवा करके सरेंडर करवाया और बहुत सारे नागरिकों को बचाया। जो समुद्री लुटेरे आजकल बहुत सारी ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं, जहाजें लूट ले रहे हैं, किडनैप कर ले रहे हैं, बंदी बना रहे हैं लोगों को, तो इंडियन नेवी बढ़ चढ़ करके उनसे मुकाबला कर रही है। तो ऐसे ही समुद्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये दिवस डेडिकेट किया गया है। थीम है इस बार की नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। क्लियर है? शुरुआत इसकी 1964 से ही हुई थी। अगला, ये और महत्वपूर्ण दिवस है अप्रैल महीने की। आगे बढ़ते हैं, कितने वर्षों तक राज्यसभा के सांसद रह चुके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए? तो दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 2 बार के प्रधानमंत्री रहे 2004 से 2014 तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। इन्होंने 33 वर्षों तक राज्यसभा के जरिए देश की सेवा की, राज्यसभा के सदस्य रहते हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारतीय इतिहास के इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे, भारत के वित्त मंत्री भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। ये दोस्तों भारत के वित्त मंत्री के रूप में जब थे तो इन्होंने इंडिया की अर्थव्यवस्था को ओपन किया था, एलपीजी रिफॉर्म्स लाया था। वो इनका सबसे बड़ा मूव रहा और ऐतिहासिक मूव रहा एलपीजी। तब ये वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एलपीजी के समय वित्त मंत्री कौन था या प्रधानमंत्री कौन था, तो लोग जल्दबाजी में गलत ऑप्शन में मनमोहन सिंह लगा देते हैं, प्रधानमंत्री नहीं, ये वित्त मंत्री उस टाइम पर थे। ये 2004 में जाकर प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, लेकिन पेश इन्होंने ही किया था। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 प्रक्रिया लाई गई और ये नीति जो थी, इस वजह से इकोनॉमी इंडिया की खुली, ओपन हुई, विदेशी कंपनियों को बढ़ावा मिला, भारत में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला, और जिससे अपना जो विदेशी मुद्रा भंडारण है, जिसे हम लोग फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हुआ। स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी उस टाइम पर 1991-92 के दौरान।
वो स्थिति इनके इस मूव के वजह से बहुत ही एक समझ लो कि अकल्पनीय तरीके से बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद आगे चल करके 2004 में ये प्रधानमंत्री भी बने। 1991 से 1996 तक ये वित्त मंत्री थे और 2004 से 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। और कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम पे इनको भारत रत्न जरूर ही मिल सकता है। चलिए, फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री जी ये इनका 33 साल पूरा हुआ और उसके बाद ये राज्यसभा से रिटायर हुए, क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर थे, इन्होंने कभी कहीं से चुनाव नहीं लड़ा था। ठीक है ना। जो लोकसभा होती है वो आम सभा होती है, वहां पर आम जनता द्वारा जो इलेक्ट किए गए, सिलेक्ट किए गए या कहे चुनाव के द्वारा जो आए हुए प्रतिनिधि होते हैं वो बैठते हैं। राज्यसभा में, राज्यसभा का चुनाव का प्रोसेस मैंने आपको बताया ही हुआ है राज्यसभा की क्लासेस वगैरह में। आप लोग देखो, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो इन सब का डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज भी मैंने आपको कोर्स दिए हुए हैं। अगर आपको उनको पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री का चाहते हो, हिस्ट्री आपकी वीक है, तो हिस्ट्री का आप ले सकते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, उतने पे तो आप समझो एक पिज्जा भी नहीं ऑर्डर कर पाओगे। तो ऐसे पॉलिटी का जाकर के देखना, उसमें उसमें बहुत ही अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाए गए हैं। ठीक है ना। कैसे राज्यसभा में सदस्य कैसे आते हैं, एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं, ये सारा प्रोसेस बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो फिलहाल इनके साथ साथ दो और केंद्रीय मंत्री भी रिटायर हो रहे हैं, मतलब कि इस बार इनका कार्यकाल पूरा हुआ है। एक है भूपेंद्र यादव जी, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, और एक है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, है ना। हालांकि इनकी तो अभी गवर्नमेंट है, इस चुनाव के बाद अगर मान लो दोबारा से गवर्नमेंट बनती है तो इनको फिर से राज्यसभा में मेंबर बना लिया जाएगा 6 महीने के अंदर, तो ये मंत्री बने रह सकते, या फिर अभी लोकसभा भंग हुई है तो नया मंत्रालय का गठन किया ही जाएगा। तो अगर देखना होगा आगे बनते हैं कि नहीं। ठीक है। यहाँ पर 91 साल की इनकी उम्र हो चुकी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, और मैंने आपको सब कुछ लगभग बता दिया राज्यसभा के बारे में। ये अपना अपर हाउस है, यानी कि उच्च सदन है। ठीक है। दो हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों 4 अप्रैल को ये क्या हो गया, 4 अप्रैल को 4 अप्रैल 1949 को स्थापित किया गया था नाटो। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य संगठन है, एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें वर्तमान समय में हो गए हैं 32 सदस्य। लेकिन जब यह स्थापित किया गया था तब इसके केवल 12 मेंबर थे, जिसमें अमेरिका, कनाडा वगैरह थे, ब्रिटेन वगैरह। तो 12 सदस्य ने मिलकर के स्थापित किया था। आज के टाइम पर इसकी स्थिति हो गई है 32 सदस्यों की। फिनलैंड 31वां सदस्य बना था और स्वीडन बना अभी 32वां सदस्य। इसने अभी हाल ही में अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। अब 75वां स्थापना दिवस है तो इंपॉर्टेंट तो है ही। फिलहाल नाटो ने बनाया हुआ है, ये आप देख पाओगे, नाटो टर्न्स 75 इन शैडो ऑफ यूक्रेन वार। अभी देखो यूक्रेन का वार चल ही रहा है और इसी बीच इसने 75वां अपना स्थापना दिवस मनाया। याद हो आपको, रसिया ने इसी कारण से अटैक किया था यूक्रेन पर कि यूक्रेन शामिल होना चाह रहा था, नाटो के मेंबर बनना चाह रहा था। तो इसी के डर से कि नाटो का मेंबर ना बन पाए, क्योंकि बन जाएगा अगर तो इसमें आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा। नाटो का आर्टिकल 5 क्या होता है? आर्टिकल 5 क्या होता है इसको समझो। इसके तहत इसमें कुछ ऐसे प्रावधान कहे गए हैं कि जैसे इसमें अगर किसी भी एक सदस्य कोई हमला करता है तो ये पूरा का पूरा अपने ऊपर वो हमला मानेगा और उस पर पूरी ताकत से सभी देश मिल करके उस पर अटैक करेंगे, किसी भी नाटो के मेंबर पर होगा। दूसरी बात क्या कही गई है इसमें? इसमें यह भी कहा गया है कोई भी अगर नया मेंबर ऐड होना है, अगर नाटो में कोई नया मेंबर ऐड होना चाहता है तो नाटो के प्रेजेंट टाइम पर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सबकी सहमति जरूरी है। सब लोग सहमत होंगे तभी नया सदस्य जुड़ेगा। यही कारण था कि फिनलैंड और स्वीडन को जोड़ने में इतना टाइम लगा और यूक्रेन जुड़ ही नहीं पाया। ठीक है ना, क्योंकि सभी की सहमति नहीं बन पाई थी अभी तक, है ना। तो ये चीजें आर्टिकल 5 में कहा गया है और ये लगातार चर्चे में रहा है। क्यों? क्योंकि रसिया यूक्रेन जब युद्ध छिड़ा तो बार बार इसी की धमकी दे रहा था नाटो कि चलो यूक्रेन पर तो अटैक कर दिए, भूल से भी आसपास के देशों पर मत करना, क्योंकि पोलैंड वगैरह नाटो के मेंबर हैं और अगर उन पर गलती से आपकी मिसाइलें आ गई, हालांकि एक दो बार भूल चूक बस गिर भी गई थी, होता है थोड़ा बहुत इधर उधर गिर जाता है, तो वो नहीं जोड़ा गया। अगर मान लो इंटेंशनली आपने अगर मिसाइल पर अटैक कर दिया वहां पर आसपास के देशों में जो नाटो के मेंबर है, तो आर्टिकल 5 हम एक्टिवेट कर देंगे। इन सब की बहुत बार मैंने वीडियोस वगैरह, क्लासेस वगैरह आपको दी हुई हैं। जब शुरुआत में ऐसे युद्ध चला करते थे, शुरुआत जब हुई थी तब, उस टाइम पर जब धमकीबाजी चल रही थी तब।
अब तो सब शांत हो गए हैं, अब सब इजराइल हमास वाले में एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग एंजॉय ही करते हैं। ये सब युद्ध अमेरिका करवाता है। अमेरिका युद्ध करवाता है जिससे क्या हो कि टेंशन बढ़ी रहे, सबके अंदर डर आए, और डर आएगा तो हथियार बिकेगा, हथियार बिकेगा तो खरीदेंगे कहाँ से? सबके ऊपर तो सैंक्शन लगा बैठे हैं, सबको बजा के बैठे हैं, खरीदेंगे कहाँ से? अमेरिका से खरीदेंगे। तो इसलिए अमेरिका ये करना चाहता है। दूसरी बात, सब लोग लड़ने में भिड़ जाओगे, अगर लड़ते रहोगे तो फिर इकोनॉमी कैसे बढ़ानी है या बाकी जो चीजें हैं, ग्रोथ कैसे करनी है, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो इनका इनका ग्रोथ रहेगा। मतलब दो ही तरीके होते हैं आगे बढ़ने के। एक तो कुछ ऐसा कुछ करो कि आप लगातार बढ़ते रहो, तो वो तो करता आया था अमेरिका, अभी तक लगभग लगभग सब कर दिया, अब कुछ रह नहीं गया बचने को। दूसरा तरीका ये होता है कि जो बढ़ रहा है उसको और नीचे कर दो, नीचे रहो, अभी आगे न आओ, हमारे बराबरी पर ना आओ। तो ये दूसरा तरीका अपनाता है अमेरिका। पहला तो ये अपना ही रहा था इतने दिनों से। तो नाटो के बारे में आई थिंक आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। जेंस स्टोलनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे। हाल ही में किस देश ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विनाशकारी सूखे के कारण अभी आपदा की घोषणा की है जिम्बाब्वे ने। आप सुनते होंगे इमरजेंसी की घोषणा की गई। इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो आपातकाल तो चलो तब भी चल जाता है कि इमरजेंसी की घोषणा की गई है, वहां पर कुछ ऐसे कठोर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन जब आपदा की घोषणा कर दी जाती है, डिजास्टर की घोषणा कर दी जाती है, तो मतलब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गया है, समझ लो वो देश भीख मांगने की कगार पर आ गया है, अगर ये घोषणा कर दी गई तो यहाँ पर अभी जिम्बाब्वे में यही स्थिति आ गई है। ये लोग डिमांड कर रहे हैं वित्तीय सहायता की, कि कोई $2 बिलियन का इनको दे, मदद कर दे। ये लोग गंभीर सूखे के से पीड़ित हैं। कौन? केवल केवल जिम्बाब्वे ही नहीं, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी, ये 3 देश जो हैं भयंकर सूखे से ग्रसित है, और इनसे निपटने के लिए दुनिया से डिमांड भी कर रहे हैं। जो बड़े बड़े संस्थाएं उनसे डिमांड कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण है अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट की वजह से है। देखो, अल नीनो इफेक्ट क्या होता है समझो। इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी थी, आप सर्च करना अल नीनो एमजेटी एजुकेशन, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अल नीनो इफेक्ट क्या है। उस पर मैंने आपको डिटेल में वीडियो बनाकर दी थी। मोटा मोटा आप समझो कि पूर्वी प्रशांत महासागर में एक सतही गर्म जलधारा चलती है, गर्म हवाएं चलती है, और उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और मौसम का मतलब जो जलवायु चलता रहता है, जो जैसा रहता है पहले से, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, जब वो चेंज हो गया, जैसा प्रकृति में रहना था, जिस हिसाब से वो फसल बोते थे, वो बिल्कुल चेंज हो गया जब, तो नुकसान तो होगा ही। तो यही स्थिति यहाँ पर भी आई, इस वजह से गंभीर सूखा पड़ गया, और फिर यहाँ पर ये आपदा की स्थिति की घोषणा करने पर मजबूर हो गए। यहाँ पर अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो अफ्रीका के मैप में देखिएगा, या अफ्रीका के मैप में यहाँ पर जो देश है ना, जिम्बाब्वे, मलावी, यहीं पर है। आप इधर देखो, जिम्बाब्वे ये है मलावी, और ये है जाम्बिया। तो इन्हीं तीनों देशों में हुआ है। ठीक है ना। चलिए, तो ये डिजास्टर की घोषणा कर दिए हुए हैं, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। आगे क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल खगोलविदों के साथ मिलकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 3D मैप बनाया है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हाल ही में टिर्फ ने टिफ ने TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये संस्था के जो वैज्ञानिक हैं, वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल खगोलविदों के साथ मिल करके पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 3D मैप बनाया है। और इस 3D मैप बनाने के लिए वो 5000 रोबोट्स की भी मदद लिए हुए हैं। 11 अरब साल पहले, 11 बिलियन वर्ष पहले से जो भी प्रकाश के थ्रू जो घटनाएं हुई हैं, उसको इसने स्टोर करके एक मैप बनाया है। अभी तक का ज्ञात दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ये मैप है। गैलेक्सी का सबसे बड़ा मैप है ये। ठीक है, 2015-16 में इसको शुरू किया गया था, और उसके बाद से अभी देखो ये सबसे बड़ा हुआ है। डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, देसी देसी इसका फुल फॉर्म है, देसी देसी ना करियो वाला। और इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही यहाँ पर ये 3D मैप बनाया गया। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम आपसे पूछा जाएगा, और TIFR के जो वैज्ञानिक हैं ये पूछे जा सकते हैं भारत में कौन सी संस्था थी। तो 5000 छोटे रोबोट का डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया हुआ है इन्होंने। क्लियर है। अच्छा, एक और जरूरी बात देखो, जनवरी से मार्च तक की ई बुक आई हुई है, और जनवरी से दिसंबर 2023 का बुक है, वो पुस्तक है, ये ई बुक है। ऑफलाइन मोड में जिनको लेना है वो पिछले साल वाला ब्रह्मास्त्र लेंगे। ठीक है, और जिनको ई बुक लेना है वो इसको लेंगे। अभी
बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं क्या इसकी बुक आएगी? नहीं, इसकी बुक नहीं आएगी, 3-3 महीनों पर नहीं आएगी बुक। अगर लाना होगा तो साल भर का या 6 महीने का लाएंगे कम से कम, ना 1 महीने का आएगा ना 3 महीने का आएगा। कारण ये है कि इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है और उसके बाद बहुत सारा मतलब कि बहुत हेडेक बढ़ जाता है बुक लाने में। तो इसलिए ये बुक आई हुई है जो वार्षिक वाली, इसको आप ले सकते हो। बाकी ई बुक फॉर्मेट में फटाक से लेकर के आप पढ़ सकते हो। 1050 क्वेश्चन हैं, टारगेट बना करके एक एक चैप्टर का आप पढ़ोगे ना तो बड़े आराम से 10 दिन में 3 महीने का तैयार कर सकते हो। मात्र ये 59 में रेट्स में है। कल शायद मैंने 49 बता दिया था, लेकिन 59 रेट्स में है, इसको ध्यान रखिएगा ये बुक जो है। और ये जो बुक है ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन बुक है और ये अमेजन पर अवेलेबल है और इसको आप ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि ये जनवरी से दिसंबर 2023 का है। अमेजन से जाकर इसे आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी लोको पायलट वाले, लोको पायलट प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा जो तैयार किया गया है इसको भी ऑर्डर कर सकते हो। ये सब पुस्तकें मेरे द्वारा तैयार की गई हैं, तो आप जाकर के बेहतरीन कंटेंट प्राप्त कर सकते हो। अगला, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे राकेश मोहन जी को अभी वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं राकेश मोहन। काफी लंबा इनके पास एक्सपीरियंस रहा है, इंडिया में भी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक भी रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों में सचिव रह चुके हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। इसके अलावा उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। तो ये काफी ज्यादा अनुभव बटोरे रखे हुए हैं। इनको अभी वर्ल्ड बैंक ने बुलाया है अपने पैनल में सदस्य के रूप में, आर्थिक सलाहकार पैनल में। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टर्न कर रहे हैं और इसकी सह अध्यक्षता कर रहे हैं इंदरमीत गिल। ठीक है, आगे वर्ल्ड बैंक के बारे में बेसिक चीजें तो आप जानते ही होंगे। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी वर्ल्ड बैंक की। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं जो कि भारत के हैं। आगे, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला ज्यूरी सदस्य कौन बनी? तो भारत की पहली महिला ज्यूरी मेंबर बन गई हैं दोस्तों, कौन? बिल्किस मीर। बिल्किस मीर आती हैं जम्मू एंड कश्मीर से। तो एक तो जम्मू एंड कश्मीर से आती हैं, ये जल करके इस बड़े इवेंट में जा रही, ये भी बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये हो गई कि ये भारत की पहली महिला ज्यूरी मेंबर के रूप में जा रही हैं। कहां पर? पेरिस ओलंपिक में। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक संघ ने इनका नाम रिकमेंड किया भारत की तरफ से और ये भारत की पहली महिला ज्यूरी मेंबर बन रही हैं। पेरिस ओलंपिक आप सब जानते हो पेरिस में, फ्रांस में शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो एशियाई खेलों में ये ज्यूरी मेंबर रह चुकी हैं और अब पेरिस ओलंपिक में होंगी। पेरिस ओलंपिक ही देख लो, थोड़ा सा नजर डाल लो। ये अभी जुलाई अगस्त में शुरू होगा, आयोजित होगा, मतलब 26 जुलाई शुरू होगा, 11 अगस्त तक चलेगा। 32 खेल खेले जाएंगे इस बार, 33वां इस बार का संस्करण होगा। गेम्स वाइड ओपन, ये इसका मोटो होगा। पिछला वाला टोक्यो में खेला गया था, अब इसके बाद वाला, चूंकि ये 2024 का है, 2028 वाला कहाँ होगा? ये होगा कहाँ पर? लॉस एंजल्स अमेरिका में। फिर 2032 वाला ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, इससे पहले पेरिस 1900 में और 1924 में कर चुका है। अब देखो 1924 के बाद 100 साल बाद आयोजन करने का मौका मिल रहा है इसे। ठीक है, हाल ही में किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया? ये एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। अभी हाल ही में सिंगापुर ने कहा है कि भैया हमसे ना हो पाएगा, कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन हम ना कर पाएंगे। एक तो ये सिंगापुर है छोटा सा देश, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं एक छोटा है तो कमजोर है, इसे कमजोर मत समझना। बहुत पावरफुल, मतलब बहुत इकोनॉमिकली मजबूत देश है ये सिंगापुर। और पासपोर्ट इंडेक्स वगैरह आता है तो आप देखते ही हो कि टॉप पर ही रहता है। लेकिन कुछ कारणवश, कारण वही था, पैसा ज्यादा लग रहा था, तो इन्होंने कहा कि सिंगापुर जो है ये रूल आउट टू प्लेइंग होस्ट ए न्यू ब्लो टू कॉमनवेल्थ गेम, अगला संस्करण कराने से ये पल्ला झाड़ लिए हैं भाई। कारण ये यही बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा खर्च लग रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं है कि यही पीछे हटे हैं, इससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि हम नहीं कर पाएंगे आयोजन। फिर सिंगापुर की तरफ गया गया, सिंगापुर को भी अब फाइनली कह दिया हम नहीं कर पाएंगे। मैं तो कहता हूं इंडिया को कहना चाहिए इसी मुद्दे पर कि लाओ भैया हम करा देते हैं आयोजन। इंडिया आयोजन कराने में बड़ा माहिर है, बड़ा अच्छा आयोजन अभी कराया। आपने देखा G20 इतना बढ़िया, इतना ग्रैंड रूप में हुआ। यही मौका है कि आयोजन इसका करा लेना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप, ये भी दो वर्ल्ड कप हुए पिछली साल। देखो 2 वर्ल्ड कप, 2 बड़ी मेजबानी, SCO की मेजबानी हालांकि तो वर्चुअल होगी, G20 की मेजबानी हुई
और हॉकी विश्व कप की मेजबानी हुई थी और क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी हुई थी। ये 3 बड़ी मेजबानियां हुई थी, पिछले साल भारत ने की थी और तीनों ही ग्रैंड रूप में। तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम जो 2026 में होना है, अभी तो 2-3 साल है, इंडिया चाहे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेजबानी अगर लेना चाहे तो इसकी बिडिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। बस इनको थोड़ा-सा ये 100 मिलियन यूरो या 126 मिलियन डॉलर की स्वीटनर पेशकश करना पड़ेगा। ठीक है? मलेशिया ने लागत के कारण मेजबानी करने से इनकार कर दिया, तो यहाँ पर मलेशिया ने भी कर दिया। तो मतलब कोई करना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है ना, मेजबानी। 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में ये हुआ था पिछली बार वाला, और अभी यहाँ पर स्थिति गड़बड़ है। आगे, आरबीआई ने कौन-सी बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है? आरबीआई ने दोस्तों 7वीं बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी, एमपीसी की बैठक हुई थी। एमपीसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया, कोई चेंज नहीं रखा जाएगा। एमपीसी को पहले समझ लो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या कहें कि मौद्रिक नीति समिति, ये वही समिति है, ये वही कमेटी है जो डिसाइड करती है कि मॉनेटरी रेट्स कैसे होंगे, भारत में मौद्रिक नीतियां कैसे होंगी, कितने रेट्स लिए जाएंगे, दर कितनी होंगी, जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है ना, एसएलआर, बहुत सारे आप सुनते हो ना, रिवर्स रेपो रेट, ये सब यही लोग डिसाइड करते हैं। एमपीसी में सदस्य कितने होते हैं तो बताइएगा आप, 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में 3 तो होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं भारत सरकार के, 3 होते हैं गवर्नमेंट के। अध्यक्षता इसकी बड़ी पूछी जाती है, अध्यक्षता कौन करता है तो अध्यक्षता जो है ये करते हैं आरबीआई के गवर्नर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आरबीआई गवर्नर जो है एमपीसी की अध्यक्षता करता है जब भी बैठक होता है। तो अभी अध्यक्षता किसने की? शक्तिकांत दास ने की, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। एमपीसी आप समझ गए 6 सदस्य का होता है, ये सदस्यों की संख्या भी पूछी गई है। तो इन्होंने कहा 7वीं बार हम अनचेंज रखेंगे, तो वही पुराना रेपो रेट, जैसे रेपो रेट 6.50% पर है। इसके अलावा बैंक रेट 6.7% 75 पर है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रहता है, 3.35% है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं इसको, देखो ये सब चीजें बार बार आपको बताया जाता रहता है लेकिन आप भूल जाते हो, ठीक है ना। आरबीआई जो है ये है बैंकों का बैंक, और ये बाकी छोटी मोटी बैंकें जो हैं, ये जो बैंकें हैं ये है कॉमर्शियल बैंक, जिनसे हम लोग करते हैं बैंकिंग, ठीक है ना, बैंकिंग। तो हम लोग इनसे बैंकिंग करती हैं, ये लोग इनसे बैंकिंग करती हैं। बैंकें जो है आरबीआई से बैंकिंग करती है, इसलिए आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक, ठीक है। तो ये बैंकों से बैंकिंग करती हैं, तो जब ये पैसे उधार लेती हैं, ये छोटी छोटी बैंकें हैं, ये पैसे उधार लेती हैं, तो जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसे कहते हैं रेपो रेट। और जब आरबीआई के पास ये पैसे जमा करती हैं छोटी छोटी बैंकें, तब इनको इंटरेस्ट जो मिलता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाएगा। अगला, अप्रैल 2024 में 10 के मेगावाट यानी 10,000 मेगावाट नवीनीकरण क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? ये देखिए बहुत बड़ा न्यूज है। भारत की पहली कंपनी बन गई है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो 10,000 मेगावाट नवीनीकरण क्षमता वाली कंपनी हो गई है। यानी 10 गीगावाट नवीनीकरण क्षमता इसकी हो गई है, यानी कि इसकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो गई है। अब इस रिन्यूएबल एनर्जी में इन्होंने 3 टाइप से अपने एनर्जी के स्रोत बनाए हुए हैं अडानी ग्रीन लिमिटेड ने, ठीक है ना। कैसे कैसे इन्होंने, इनके पोर्टफोलियो में अगर बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में, तो इसमें 7,393 मेगावाट के सौर यानी कि सोलर पैनल वाली, इसके अलावा 1,401 मेगावाट की पवन पवन चक्की वाली, और 2,140 मेगावाट के पवन सौर हाइब्रिड, ये दोनों मोड में है, ठीक है। ये इनके ऊर्जा के स्रोत हैं। टोटल ये इनकी कंपनी 10,000 मेगावाट या कहें कि 10 गीगावाट नवीनीकरण वाली क्षमता वाली कंपनी बन गई है। ऐसी कंपनी बनने वाली ये पहली है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। दूसरी बात, इन्होंने लक्ष्य रखा है 2030 तक का कि ये 10 से बढ़ा करके 45 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 2030 तक हम इतना हो जाएंगे, ठीक है ना। भारत भी नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और इनका बड़ा योगदान रहा है अडानी साहब का। बाकी आप तो जानते हो अंदर वाली बात। फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की, क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चन अब खत्म हो चुके हैं। भारत मालदीव श्रीलंका त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती में श्रीलंका को किस वर्ष शामिल किया गया? तो श्रीलंका को 2012 में शामिल किया गया था। अफ्रीका को यूरोप से पृथक कौन करता है? तो भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से जिब्राल्टर जो है ये जल संधि अलग करती है, ठीक है। भूमध्य सागर में यहाँ कह सकते हैं जब ऐसे ऑप्शन है तो। अगला, फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है?
ये आपको बताना है। दूसरा, आज बताना है आपको किस देश के नाम 7 मिनट तक कृत्रिम सूर्य का तापमान बनाए रखने का रिकॉर्ड है। तो दोनों ही क्वेश्चन जो है इजी हैं, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक अगर आप हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो, किताबें लेना चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।